नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 30 किलो सोने की स्मगलिंग मामले में केरल की वामपंथी सरकार के तार अब सीए और हिंदू विरोधी दंगों के सूत्रधार कुख्यात संगठन पीएफआई से सीधे जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से अब हो रहे खुलासे साफ बता रहे हैं कि लव जिहाद के बाद अब सीए विरोधी दंगों समेत सभी देश विरोधी कार्यों में केरल की सरकार के लोग या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त जरूर होंगे। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल में बड़े पैमाने पर सोना तस्करी को देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थायित्व पर खतरा बताते हुए आतंकी कार्रवाई करार दिया है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए की आतंकवाद से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने प्रमुख संदिग्ध स्वप्ना सुरेश सहित 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है और जांच एजेंसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि केरल सोना तस्करी मामले में गैर कानूनी अधिनियम निवारक अधिनियम यानी कि 1967 की धारा 16, 17 और 18 के तहत जो यूपीए है उसके आरोपितों पीएस सरित, स्वप्ना, प्रभा सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर के खिलाफ त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 जुलाई को कस्टम प्रिवेंटिव कमिश्नरेट कोचीन द्वारा 14.82 करोड़ रुपए मूल्य के 24 कैरेट के 30 किलोग्राम सोने की बरामदगी के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि साफ साफ पता चलता है कि अब केरल के बहुत सारे ऐसे वामपंथी संगठन हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करने के लिए तुर्की जैसे देशों से संबंध बनाकर वहाँ से सोना स्मगल करके ला रहे हैं या यूएई से सोना स्मगल करके ला रहे हैं। आपको अभी हाल ही में मैंने एक खबर बताई थी कैसे तुर्किस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहा है और गलत तरीके से पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है और आतंकवादी कार्यों में लिप्त होने की बातें कर रहा है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जो क्रिश्चियन लाइब्रेरी थी उसको किस प्रकार उसने एक मस्जिद में कन्वर्ट कर देता। दरअसल अब तुर्किस्तान या तुर्की जो है वो अपने आप को एक कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहता है और उसके लिए भारत से या भारत में हिंदुओं से बदला लेना चाहता है। इसीलिए केरल के वामपंथी कनेक्शन बिठाने के बाद अब पीएफआई जैसे संगठनों को, जो कि कुख्यात संगठन है, उन्हें अब जो है ये सोना स्मगल करा के पैसा मुहैया कराने की काम कर रहा है। आपको बता दें कि केरल के सोना तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा कदम उठाया और काफ़ी दिनों से चल रहे इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 6 अलग अलग स्थानों पर खोजबीन जारी है। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में एक मोहम्मद अली नाम का व्यक्ति भी है। नाम से आम आरोपितों की तरह यह भी एक आरोपित ही है, लेकिन थोड़ा सर्च करने पर आप पाएंगे कि यह वही मोहम्मद अली है जो 2010 में केरल में हाथ काटने के प्रकरण का भी आरोपित रह चुका है। तब अली पर आरोप लगा था कि उसने प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का दाहिना हाथ काट डाला था। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर ने पैगंबर पर सवाल उठाए थे। हालांकि साल 2015 में वह इस मामले से बरी हो गया। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य भी है। वहीं आपको यहीं पर मैं एक पाकिस्तान की खबर बता देता हूँ, जिसमें ईश निंदा के केस में पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन आदमी को केस चल रहा था और केस की सुनवाई या उसके नतीजा आने से पहले ही कुछ वहाँ के कट्टरपंथी लोगों ने उसे कोर्ट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने ईश निंदा की थी। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है वो ईश निंदा करने वाले लोगों की हत्या भी कर देते हैं और या उनका हाथ काट देते हैं। तो यहाँ भी यानी केरल में भी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। अब सोना तस्करी मामले में संबंधित गिरफ्तारी में तिरुवनंतपुरम स्थित यूएई के वाणिज्य दूतावास में मौजूद राजनयिक भी इसमें मददगार साबित हुए हैं। इस मामले में अभी तक एनआईए ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक एनआईए ने 2 अगस्त के दिन कुल 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया है। इसमें अर्नाकुलम में जलाल एएम तथा रॉबिन्स हमीद के घर और मलापुरम में रमीज केटी और मोहम्मद शफी, सईद अलवी और अब्दू पीटी के घर शामिल हैं। एनआईए के प्रवक्ता ने भी इस मामले पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई के दिन रमीज केटी के अलावा 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें अर्नाकुलम का जलाल एएम और मालापुरम का सईद अलवी शामिल हैं। इसके अलावा एनआईए ने यह भी बताया कि 31 जुलाई के दिन भी इस मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मलापुरम के मोहम्मद शफी पी और अब्दुल पीटी शामिल हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इसके बाद 1 अगस्त के दिन 2 और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। यह दोनों भी अर्नाकुलम के ही रहने वाले हैं और मोहम्मद अली इब्राहिम और मोहम्मद अली इसमें शामिल हैं। अभी तक की जांच के दौरान एनआईए को यह पता चला है कि यह सभी षड्यंत्र में शामिल थे। यह तिरुवनंतपुरम में रमीज
केटी के तस्करी किया गया सोना लेने के लिए गए थे। इसके बाद इनकी योजना इसी सोने को जलाल एएम की मदद से बांटने की थी। और एएनआई के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि तलाशी के दौरान उन्हें 2 हार्ड डिस्क, 1 टैबलेट कंप्यूटर, 8 मोबाइल फ़ोन, 6 सिम कार्ड और 1 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और कुल 6 डीवीडी बरामद हुई हैं। इतनी चीज़ों के अतिरिक्त बैंक पासबुक, क्रेडिट डेबिट कार्ड, पहचान पत्र समेत कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। मामले में अभी तक मुख्य आरोपित सरिता पीएस, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरों की माने तो खाड़ी देशों से केरल में सोना की तस्करी किए जाने के मामले में भले सबकी नज़र आरोपित स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर पर ही हो, लेकिन एनआईए इस मामले में 5वें आरोपी रमीज को पूरे प्रकरण की अहम कड़ी मान रहा है और उसे ही इस मामले में मास्टरमाइंड मान रहा है। ये मामला डिप्लोमेटिक बैगेज में सोना तस्करी का है। इसके पहले एनआईए ने प्रमुख संदिग्ध स्वप्ना सुरेश सहित 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जहां एजेंसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि केरल सोना तस्करी मामले में गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 की धाराओं के तहत इन पर केस लगाया गया है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सोना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो के माध्यम से यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से आए एक राजनयिक के सामान से जब्त किया गया था। यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत जो है यूएई के जरिए सोना जो है स्मगल कराया गया और इसमें बहुत सारे जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो देश हैं, जैसे कि यूएई की बात कर लीजिए, आप तुर्की की बात कर लीजिए जो आजकल बहुत ज़्यादा उछल रहा है और ख़ास तौर से भारत के खिलाफ आए दिन बड़े बयान दे रहा है और इमरान खान और पाकिस्तान का साथ देने की बातें करता है। इसी में आप मलेशिया का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि मलेशिया भी आजकल इन्हीं चीज़ों के चलते भारत से दुश्मनी बनाए बैठा है और क्योंकि हमने उससे तेल का व्यापार यानी कि जो एडिबल ऑयल, जो पाम ऑयल्स का व्यापार था उसको बंद कर दिया, तो उससे वो भी खार खाए बैठा है। इसके बाद उस व्यक्ति सरित कुमार जो कि यूएई के जरिए सोना लेकर आए हैं, उन लोगों को कस्टम विभाग ने हिरासत में ले लिया था और पूछताछ में सरित ने बताया था कि वह लगभग 1 साल से हवाई अड्डे से इस तरह का सामान लेकर आता रहा है। और सरित ने यह भी बताया कि उनकी एक सहयोगी केरल सरकार के आईटी विभाग के कर्मचारी है जिसका नाम स्वप्ना सुरेश है। यानी ये लोग अब देश के अंदर इस तरह से घुस चुके हैं कि देश के हिंदुस्तानियों को ही ये नहीं पता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। और ये जो स्मगलिंग का जो वो काम कर रहे हैं, दरअसल उस स्मगलिंग के द्वारा जो पैसा दिया जाना है या पहुंचाया जाना है वो किन कट्टरपंथी और आतंकवादियों को देना जाना है, जिसके चलते कल को उन्हीं के बहू बेटियां, बहन बेटियां जो हैं लव जिहाद जैसे केस का शिकार बनेंगी, जिनके लिए पैसा जो है अरब देशों से इसी तरह से आता है। बहुत सालों तक कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं माना था कि देश में लव जिहाद जैसे केस चल रहे हैं और उनके लिए पैसा जो है यूएई और सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों से आता है। लेकिन अब इन सब बातों से खुलासा हो जाता है कि जो है देश में जो कट्टरपंथ है उसको बढ़ावा देने के लिए, पीएफआई जैसे संगठनों को बढ़ावा देने के लिए यूएई और सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों से सोने में स्मगलिंग करा के या किसी भी अन्य तरीके से पैसे को देश में लाया जाता है रूट करके, और फिर यहाँ पर उन कट्टरपंथियों को जो इस देश को जो है में शरिया कानून लाना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, आईएसआई का परचम यहाँ लहराना चाहते हैं, उन लोगों के मंसूबों को इसमें पूरा करने के लिए प्लानिंग की जाती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।